नमस्कार आप सभी लोगों को। जो भी विद्यार्थी अभी 10वीं क्लास के 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसके बारे में है इस लेक्चर में हम 5 मिनट बात करेंगे। और 5 मिनट के बाद जो है ये जो आपका चैप्टर है इसके आगे वाला जो चैप्टर है जो हम आपको राजनीति विज्ञान में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाएंगे। तो अभी आप देखिए आप किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं कि आप लोगों को अभी जो है रिविज़न नहीं हो पा रहा होगा अच्छे से, क्योंकि जो है आपका सिलेबस जो है उसका जो नोट्स बना हुआ है, जो आपके किताब के नोट्स बने हुए हैं वो बड़े बड़े नोट्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ में नोट्स बने हुए हैं, तो जिसको आप लोगों को रिवाइज़ करने में दिक्कत हो रहा है। और सारा का सारा सिलेबस बोझ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर आपको बना करके दे दिया गया है, जिसके कारण आप रिवाइज़ करने में असमर्थ होंगे। अभी आप रिवीजन करने में आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके कारण आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे या रिवीजन से कतरा रहे होंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए या इस समस्याओं को हम जो है बहुत पहले से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, तो जो है इसमें ये होता है कि विद्यार्थी के पास एक कमी रहती है कि उसके पास जो है वो साल भर पढ़ के वो नोट्स को अपने नोट्स को छोटा नहीं करता है, समराइज़ नहीं करता है। मतलब कि एक छोटे नोट्स में नहीं उसको इकट्ठा करता है, एक पन्ना दो पन्ना के बीच में नहीं उसको लाता है। इसके कारण क्या होता है, उसको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए इस तरह के छोटे छोटे नोट्स जो किताब में आपका चैप्टर है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसमें आपका दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इस चैप्टर का जो है पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ करके जो उसमें मेन चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका ये इतना बड़ा नोट्स है। इस तरह के नोट्स आप लोग जो है तैयार नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोगों को रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय लगता है और आप लोग क्या होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और रिवीजन करना छोड़ देते हैं। तो इसके कारण लास्ट मोमेंट में आकर के अभी जो महीना भर टाइम है इसमें एग्जाम आप लोगों का गड़बड़ाता है। तो इसी के लिए हम क्या करते आ रहे हैं, पिछले 1 महीना से आप देख रहे होंगे कि लगातार आप लोगों को वीडियोस मिल रहा होगा, और वो सारा का सारा वीडियो जो आपको मिल रहा है वो इसी फॉर्म में मिल रहा है कि आपको छोटा करके जो कंटेंट पूछे जाते हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही आप लोगों को रिवीजन करने के लिए दें। ये ना कि फालतू का चीज़ आप लोगों को दे करके और आपका टाइम बर्बाद करे जो एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अभी जो है आप लोगों को इसी तरह के छोटे छोटे नोट्स का ज़रूरत है, जिसके माध्यम से इस तरह से हम मान लीजिए आपका राजनीति विज्ञान में क्या कहते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो है आपका नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं 10वीं क्लास में हिंदी में, उसका 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर इस तरह से 5 चैप्टर का इतना बड़ा बड़ा नोट्स अगर 5 चैप्टर का आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज करने में आप लोगों को क्या होगा, आसानी होगी। तो इस तरह के जो नोट्स आपके पास होंगे तो इस तरह से नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बाद जो है भूगोल है, इसके बाद जितने भी आपके एसएस का जो 100 नंबर में आने वाला है वो जितने भी चैप्टर हैं वो सब आसानी से आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे। इसी तरह से साइंस का हमने बना करके दिया है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का नोट्स अगर छोटा करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप लोगों को रिवाइज करने में यहाँ नहीं, अभी ये नहीं, आप जब एग्जाम के टाइम में जाएंगे तो उस दिन में भी आपको रिवाइज करने के लिए वो मोटा नोट्स आप लोगों को क्या लगेगा, भारी लगेगा, और रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम गड़बड़ाएगा। तो आपके लिए इस तरह के नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं, पिछले आप देख रहे होंगे, पीछे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे नोट्स के द्वारा हम आप लोगों को समझाते आ रहे हैं। और एक बोर्ड के नोट्स में सारा का सारा जितना पूछा जाता है, वो जो चैप्टर आप पढ़िएगा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें उतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना ही जो मेन बात है उस बात को पूछा जाएगा, जिसको आप बार बार रिवाइज करिए और अच्छा परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यही हम लोगों का कहना था आप लोगों को कि आप इस तरह के छोटे नोट्स बनाइए, या नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रख लीजिए, जिससे इसी तरह के इसमें नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो बार बार आपको वीडियोस मिलता रहेगा और सिलेबस इसी तरह के नोट्स से आपको खत्म किया जाएगा, तो आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी। तो या तो आप बनाइए या नहीं तो इसको लिखिए आप अपने कॉपी में, तो उसको भी रिवाइज करिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए, आप लोगों को हम राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे थे, उसमें आप लोगों का दूसरा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए, अगर आप एनसीईआरटी का किताब खोलिएगा तो उसमें चैप्टर का नाम दिया है संघवाद, और वही अगर आप बिहार बोर्ड का किताब खोलिएगा, बिहार बोर्ड बीटीबीसी का जो किताब आता है उसमें उसका नाम दे दिया गया है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो दोनों कंटेंट सेम है, चीज़ें दोनों में अंदर में एक ही बात पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी का किताब, इस किताब का नाम दे दिया है, चैप्टर का नाम दे दिया है संघवाद, और ये दे दिया है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। नाम बस बदल दिया गया है, चीज़ वही है। थोड़ा सा बीटीबीसी बिहार बोर्ड वाला में थोड़ा सा पंचायती राज के भी बारे में दिया है, जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिया है बीटीबीसी वाली किताब में। तो हम जो है दोनों किताब को मिक्स करके चलते हैं, क्योंकि साइंस जो आपका विज्ञान है वो हूबहू एनसीईआरटी की तरह है, तो उसमें तो चलेगा। लेकिन आपका जो सामाजिक विज्ञान है वो ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी ही पढ़ा करके निकल जाते हैं। तो उसमें जो है आप लोगों को हम दोनों को मिक्स करके जो भी कंटेंट है हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इस पर आप जो अगर उसको पढ़िएगा, संघवाद वाला को पढ़िएगा, तो उसमें इतना ही कंटेंट है, इतने में समेट दिया हुआ है।
उसको, लेकिन पंचायती राज के बारे में आपको BTBC जो बिहार बोर्ड का किताब है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों है, तो आप इस नाम से कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसका नाम है NCERT में संघवाद, और या अगर दूसरे BTBC में आइएगा तो उसमें है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता में साझेदारी की क्या भूमिका है, अगर नहीं देंगे तो क्या समस्या आएगी। ये बात हम पीछे पहले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो शुरू में जाकर के देख सकते हैं। आज देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी दे दिए तो उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, वो कैसे काम करेंगे, कैसे कैसे सत्ता में साझेदारी मिली थी। अब उसके बाद देखेंगे कि वो काम कैसे कैसे करेंगे। तो वहीं पर देखिए पहला टॉपिक है आपका इसमें कि संघीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में जो है, हमारा देश जो है उसमें संघीय शासन व्यवस्था है, यानी बहुत सारे राज्य हैं, राज्य मिलकर के देश बनाया गया है। तो देश में जो केंद्र में सरकार है, जो देश में पूरे देश को चलाती है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं। वहाँ पर एक सरकार है केंद्र का, और राज्य के अंदर में अपना अपना मुख्यमंत्री का सरकार है अलग अलग जगहों पे। तो ये जो राज्य और राज्य मिल करके देश बनाता है उसको कहते हैं संघीय सरकार। ये सारे के सारे राज्य मिल करके क्या बनाया, भारत देश बनाया। तो भारत में कैसा शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। ये कैसा शासन व्यवस्था है, संघीय है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने मिल करके एक देश बनाया है। तो देश में जो शासन चलेगा उसको केंद्र का शासन कहेंगे, और राज्य में चलेगा उसको राज्य का शासन कहेंगे। और सब मिल करके एक देश बनाया है, तो कुछ चीज़ केंद्र वाला देखेगा, केंद्र की सरकार कुछ चीज़ों को दिखेगी। जैसे जनगणना करवाना है तो केंद्र का सरकार करवाती है, अभी जनगणना आएगा आप लोगों का अगला वाला। इसके बाद जो है सेना रखना है तो सेना केंद्र का काम है, रेल चलाना है तो केंद्र का काम है। कुछ काम केंद्र सरकार करती है और कुछ काम राज्य सरकार करती है। तो उसी को कहते हैं, जब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में पढ़िए संघीय शासन व्यवस्था का। संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें, संघीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि सत्ता का जो विभाजन है, यानी जो काम किया जाएगा, सरकारें मिलकर के काम करेगी, वो आपस में बांट लेगी कि कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करते हैं। यानी राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री चलाता है पूरे राज्य को, वो कुछ काम को देखेगा, और कुछ काम केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो उस कुछ काम को देखेगा। तो इस तरह से अगर बांट करके सत्ता में साझेदारी कर करके काम चलाया जाता है तो उसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था। हमारे देश में यही संघीय व्यवस्था है। अब अगला है टॉपिक है आपका संघीय व्यवस्था में ही दोहरी सरकार। देश में दो स्तर की सरकारें होती है, एक पूरे देश के लिए यानी केंद्र, अभी हम आपको समझाए हैं, और दूसरा राज्य के लिए। तो अभी हम समझाएं कि दो तरह के सरकार होते हैं, एक केंद्र में, अगर केंद्र में है तो उसको केंद्र सरकार कहेंगे, और राज्य में अलग अलग, हर एक अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार है। जैसे यहाँ पर बिहार, जैसे आपका बिहार में जो है अलग सरकार है, जदयू और बीजेपी का मिल करके सरकार चल रहा है। केंद्र में अलग सरकार, बीजेपी का सरकार चल रहा है। तो इस तरह से जो है राज्य में अलग सरकार होती है और केंद्र में क्या होता है, अलग सरकार होता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि दोहरी सरकार का मतलब है कि केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। तो देश में दो स्तर की सरकारें होती है, पूरे देश के लिए जिसको केंद्र कहते हैं, जिसके प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, और राज्य सरकार जिसमें मुख्यमंत्री होता है, जो बिहार का अभी नीतीश कुमार है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो वही जो है आप इसमें समझेंगे कि अभी 5 मिनट में पूरी समझ लीजिए कि सरकार, ये जो सरकारें हैं वो कैसे काम करती है। सत्ता में साझेदारी तो मिल गई, अब वो काम कैसे करेंगे उसी बात को दिखाया जाएगा कि केंद्र में कैसे काम होगा, राज्य में कैसे काम होगा। केंद्र लेवल पर, सबसे ऊपर देश के लेवल पर केंद्र, उसके लेवल नीचे लेवल पर राज्य, राज्य में कैसे काम होगा, और उससे भी नीचे लेवल पर पंचायत लेवल, जो स्थानीय समुदाय वाला लेवल है उसको पंचायती राज कहते हैं, वो भी एक लेवल है। केंद्र, राज्य और पंचायत वाला लेवल, ये 3 स्तर में, जिसको हम कल बांटे थे ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, और क्षैतिज का मतलब सोया हुआ, इस तरह का लाइन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 2 तरह से। अभी फिर इसमें टॉपिक है, अब आपको समझाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर, तो ये कैसे कैसे काम करती है उसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि संघ सरकार, संघीय सरकार, जैसे कि कुछ काम बांट लिया है तो अपने आप बांट लिया है, या बीच में झगड़ा भी हो जाता है कि ये काम हम करेंगे, ये काम तुम करो, इस तरह का, या लिखा हुआ है कहीं पर। तो कौन सा काम, जैसे रेलवे केंद्र सरकार चलाएगी तो ये बात लिखा हुआ है कि रेल जो है केंद्र सरकार के अंदर में होगा। जैसे कि स्कूल चलाना है, शिक्षा का काम राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। देखते हैं आप, CBSE बोर्ड भी है, वो केंद्र सरकार का बोर्ड है। अब बिहार बोर्ड, ये बिहार सरकार का बोर्ड है। तो CBSE मतलब केंद्र सरकार। शिक्षा में दोनों सरकार काम करती है कि आप भी करिए, हम भी करते हैं, जिसका अच्छा होगा, जहाँ विद्यार्थी का मन करेगा वहाँ पढ़ेगा। तो इस तरह से काम चलता है। तो इसमें जो होता है, आपको दोहरी सरकार का मतलब समझ गए, 2 स्तर पर सरकारें होती है, केंद्र में केंद्र का स्तर, दूसरा राज्य में राज्य स्तर का सरकार।
अब देखिए इसमें क्या होता है, लिखित संविधान होता है। संविधान वो एक पुस्तक है जो कार्य कैसे करना है इस बात को, सारे बातों को संविधान में लिखा हुआ रहता है कि सरकारें कैसे काम करेगी, क्या नहीं करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी। इन सब चीज़ों को उस किताब में लिख करके दिया जाता है कि आप आपस में विवाद ना करें। न्यायपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, सब बातों को उसमें लिख करके दिया गया है कि किसी तरह का विवाद बीच में उत्पन्न न हो। अगर विवाद उत्पन्न हुआ भी तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उस विवाद को सुलझाता है। तो वो संविधान में सारी की सारी चीज़ें को लिखा गया है, संविधान में सारा का सारा प्रावधान किया गया है। तो वही इस देश में जो है, हमारे देश में लिखित संविधान, यानी संघीय सरकार है तो वहाँ लिखित संविधान होगा। हमारे देश में भी लिखित संविधान है। शक्तियों का वह स्पष्ट बंटवारा लिखित रूप में होता है। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा क्या होता है, वो लिखित रूप में होता है। यहाँ पे बंटवारा लिखना है, यहाँ बंटवारा जो होता है लिखित रूप में होता है, उसी को कहते हैं लिखित संविधान। मौखिक संविधान भी होता है, जहाँ पे कोई संविधान लिखा नहीं है वो ऐसे ही चल रहा है। संविधान जहाँ पर लिखित नहीं है, मौखिक रूप से है, और जहाँ पर किताब में लिख दिया गया है उसको लिखित संविधान कहते हैं। तो हमारे देश में लिखित संविधान है। संविधान का मतलब वो एक ऐसा पुस्तक है जो इसमें सरकार कैसे काम करेगी आपस में, इस बात को लिखा गया रहता है कि देश कैसे चलेगा। तो कहता है ना लोग, देश संविधान से चलेगा। इसका मतलब क्या, संविधान जो है उसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि देश को कैसे चलाना है। हमारे देश में संविधान क्या है, लिखा हुआ है, लिखित में है, तो इसीलिए लिखित संविधान है। तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा लिखित रूप में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग लिखित संविधान। बस ये अगला टॉपिक है, इसको जान लेना है। इसके बाद न्यायपालिका के बारे में जानना है कि न्यायपालिका क्या करता है। तो हमारे जिसे किसी भी संघ सरकार में या किसी भी हमारे देश में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश के अंदर में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। अब बोले संविधान में तो सारी की सारी बातें लिख दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उलझन आ जाता है। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो उसको निपटाने के लिए क्या है, आपको स्वतंत्र न्यायपालिका दिया गया है, कोर्ट दिया गया है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में झगड़ा हो जाए तो आप इसको निपटाइए, या दो राज्यों के बीच में भी झगड़ा हो जाए तो क्या करिए, आप निपटाइए। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है उसको ये दिया गया है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। उसका मतलब क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो गया तो उसको सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसके बाद भारत में संवैधानिक सूचियां, संविधान ने शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है। संविधान ने शक्तियों को क्या किया है, संविधान जो हमारा किताब है जो बताता है कि कैसे काम करना है, उसको 3 सूची में, संवैधानिक सूची को 3 सूची में बांटा है। एक है संघ सूची, यानी संघ को कौन कौन सा काम करना है वो उसमें लिखा हुआ है। संघ वाली जो सूची है, सूची मतलब लिस्ट है एक, उसमें लिखा हुआ है कि संघ को कौन कौन सा काम करना है। संघ का मतलब केंद्र को कौन कौन सा काम करना है। और दूसरा है राज्य सूची, दूसरा राज्य सूची मतलब राज्य को कौन कौन सा काम करना है। और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब दोनों उसमें काम कर सकता है, कोई नहीं, जो अच्छा से कर ले उसमें दोनों का काम करने का अधिकार है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया शिक्षा में राज्य सरकार भी काम करेगी और केंद्र सरकार भी काम करेगी। विद्यार्थी के ऊपर में है, जिसको जहां पढ़ना है वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो जो है आप देखिए संघ सूची यानी केंद्र सरकार इस काम को करेगी। तो संघ सूची में क्या क्या दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा का काम है, सेना। हमारे राज्य सरकार क्या रखती है, पुलिस रखती है, वो सामान्य प्रशासन को देखती है, यहाँ के नागरिकों के बारे में देखती है, उसकी समस्याओं को सुनती है, समझती है। लेकिन एक है रक्षा यानी सेना, अगर एक देश दूसरे देश में घुसना चाह रहा है या आतंकवादी घुसना चाह रहा है तो उस सबसे निपटने के लिए सेना होता है। तो वो किसी राज्य का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। तो वो कौन देखेगा, केंद्र सरकार के अंदर में वो होती है सेना। इसके बाद बैंकिंग, बैंक का काम भी केंद्र सरकार के ही अंदर में आता है। रुपया पैसा ये सब जो जितना बैंक वाला काम होगा वो केंद्र सरकार देखेगी। इसके बाद रेलवे जानते ही हैं आप, किसी राज्य सरकार का रेलवे नहीं, वो केंद्र सरकार का रेलवे होता है। तो ये सब संघ सूची के अंदर में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है कि रेलवे को संघ सरकार यानी केंद्र की सरकार ही देखेगी। इसके बाद जो है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस पर कानून बनाने का अगर आएगा तो कौन बनाएगा, राज्य सरकार तो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको उस पर काम ही नहीं करना है। जिसको काम करना है वही उस पर कानून बनाएगा। तो संघ सूची के अंदर में जो भी चीज़ें दी गई है उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कार्य प्रणाली कैसी है। तो हमारे देश में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, दोहरी सरकार है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके बाद संवैधानिक सूची के बारे में अगला टॉपिक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इतना ही पूछा जाएगा कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, लिखित संविधान क्या होता है, दोहरी सरकार क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो टिक मार सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है तो आप अपने मन से बता सकते हैं। जब 2 राज्यों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए वहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है वो इन चीज़ों को सुनता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2 मार्क में भी आएगा तो आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी मेन चीज़ है जो आपको याद रखना है उतना ही इसमें दिया गया है, फालतू का समय इसमें बर्बाद आप लोगों का नहीं किया गया है। इस संघ सूची को आप समझ गए जिस पे केंद्र सरकार काम करेगी। अब देखिए राज्य सूची के अंदर में ये है कि राज्य सरकार काम करेगी। जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार में जो सरकार है वो राज्य सरकार है, वो अपना वो काम करेगी। इसी तरह से यूपी है वो भी काम करेगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, झारखंड जो भी राज्य हैं भारत के अंदर में वो कौन कौन सा काम देखेगी केंद्र को छोड़ करके, वो सारा का सारा राज्य सूची में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व के विषय के सारे काम देखते हैं। जैसे पुलिस अपना अपना राज्य का होता है, बिहार का बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड का झारखंड पुलिस। तो पुलिस सब राज्य का अलग अलग होगा। पुलिस का काम जो है राज्य अपना स्तर पर देखती है, वो केंद्र का काम नहीं है। तो पुलिस, व्यापार, कृषि, खेती बाड़ी का काम जो है राज्य सरकार के अंदर में आता है। इस पर राज्य कानून बना सकता है। इस पर कौन कानून बनाएगा? जो राज्य सरकार की राज्य सूची की चीज़ें हैं उस पर राज्य सरकार ही क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। जो केंद्र सरकार की सूची है, संघ सूची है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो केंद्र के काम करने का अधिकार है उस पर केंद्र बनाएगी। जिस पे राज्य का काम करने का अधिकार है वो राज्य सरकार बनाएगी। अगला है समवर्ती सूची, इस पर दोनों को काम करने का अधिकार है। हमने अभी बता दिया, आपको शिक्षा वाला एग्जाम्पल दिया था। वैसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों को काम करने का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा पहला ही है, इसके बाद वन, कहीं पर वन है तो दोनों के अंदर में है, राज्य सरकार भी उसको क्या कर सकती है? संभाल सकती है, कानून बना सकती है, और उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मजदूर संघ यानी मजदूरों का संघ होता है, यूनियन होता है, उस पर काम करना है तो राज्य सरकार भी उस पर काम करेगी, केंद्र सरकार भी काम करेगी। विवाद अगर इसमें कोई आता है, मेन विवाद यही समवर्ती सूची में आता है आप लोगों को, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद को सुनता है। तो विवाद होने पर केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। अगर कोई विवाद हो गया तो अगर केंद्र उस पर कानून बना दिया है तो केंद्र का कानून क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून क्या होगा? मान्य होगा। अगर विवाद आया, मान लीजिए शिक्षा पर कुछ कानून बना दिया बिहार सरकार भी, और ऊपर में दिल्ली में जो मोदी सरकार है वो भी बना दिया मान लीजिए, तो दोनों सरकार अगर कानून बना दिया तो दोनों कानून में टकराव होगा। अगर टकराव हुआ तो राज्य वाला कानून गलत हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और केंद्र वाला जो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। वहीं से वही कानून का मान्यता मिलेगा और उसी कानून के हिसाब से काम होगा। तो वही दिया है कि विवाद होने पर कानून, केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। तो इस तरह से आप सूची समझ लिए कि संवैधानिक सूचियाँ क्या है। तो संविधान में सारी सूची बना करके दी गई है कि किस पे केंद्र सरकार काम करेगी, किस पर राज्य सरकार, किस पर दोनों का दोनों काम करेगी, समवर्ती सूची। तो इस तरह से आप लोगों को सूची बना करके आप लोगों को संविधान के अंदर में दिया गया है। तो आप समझ चुके हैं कि संघीय सरकार है, सारा का सारा टॉपिक वहाँ तक जान चुके। फिर सूची के बारे में जान लिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होता है। इतना ही आपको संघवाद के अंदर में आपको इतना ही पढ़ना था। एक और टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। इतना पढ़ने के बाद संघवाद यानी एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से आपका थ्योरी खत्म हो जाता है। इतना ही मेन है संघवाद वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में। लेकिन बिहार बोर्ड का जो बीटीबीसी किताब है उसमें यहाँ से जो है थोड़ा सा पंचायती राज वाला, पंचायत वाला चीज़ें उसमें ज़्यादा दी हुई है। तो अगला टॉपिक है आपके पास भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए, परिभाषा। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब पावर एक आदमी के हाथ में ना हो। हमने कल आपको बताया था कि हमारे देश में पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं दिया गया है, सबको पावर दिया गया है। राज्य सरकार के पास जो है पावर, अलग अलग पावर है। मुख्यमंत्री के पास अपना एक पावर होता है, प्रधानमंत्री का अपना पावर, सबके पास है। किसी एक आदमी के पास सारा का सारा पावर नहीं है। तो उस पावर को, शक्तियों को स्थानांतरित करना, बांटना जो होता है वही उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण करना। केंद्र में मतलब एक जगह से फैला करके अलग अलग जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। और सारा पावर समेट के एक जगह पर ले लें, एक आदमी कोई अपने हाथ में ले ले तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। अगर सारा पावर, जितने भी लोगों का पावर है, सबका पावर छीन के कोई एक आदमी लेकर के बैठ जाए तो उस पावर का क्या हो गया? शक्ति का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। वो विकेंद्रीकरण नहीं कहलाएगा। केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण, यानी एक आदमी से पावर को लेकर के बांट देना। पावर को बांटना ही क्या कहलाता है? शक्ति को बांटना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है।
तो वही टॉपिक है आपका भारत में विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य से सरकार से शक्ति लेकर के क्या किया जाए, स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र सरकार के पास भी पावर है, राज्य सरकार के पास भी पावर है, और उस दोनों से कुछ पावर लेकर के स्थानीय समुदाय, जो स्थानीय लोग हैं, हमारे गांव वाले लोग हैं, पंचायत वाला इलेक्शन होता है ना, उसमें मुखिया चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है, उन सबको पावर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं थोड़ा सा पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बटा, तो विकेंद्रीकरण हुआ, भारत में विकेंद्रीकरण हुआ। जैसे 73वां संविधान संशोधन करके, 73 नंबर संविधान संशोधन मतलब संविधान में आप संसद के माध्यम से पढ़ेंगे आगे चल करके कि संशोधन कर सकते हैं। अगर उस संविधान वाला जो किताब है उसमें कुछ आपको बढ़िया देश के हित के लिए कुछ अगर सही करना है, गलत नहीं करना है, संविधान को खत्म नहीं करना है, अगर उसको सही देश के हित में कुछ सही चीज़ है उसको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे विकेंद्रीकरण, शक्ति को बांटना सही चीज़ है, हमारा संविधान कहता है कि आप एक जगह पावर नहीं रखिए, तो 73वां उसका संशोधन किया जाता है, तो उसी को संशोधन कहते हैं। तो 73 नंबर पे जो संशोधन हुआ उस वही है 73वां संशोधन। तो 73वां संशोधन में क्या संशोधन हुआ, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि गांव में भी क्या होगा, पंचायत का इलेक्शन होगा, और वहाँ पर भी मुखिया सरपंच इन सब लोगों का चुनाव होगा, और वो क्या होंगे, वैलिड होंगे, वो सही होंगे, उनके काम क्या होगा, वैलिड होगा। तो पंचायती राज का व्यवस्था किया गया, पंचायत का व्यवस्था किया गया। दूसरा 74वां में, तो ये तो गांव का बात हो गया, इस तरह से शहर भी है, तो शहर में भी लोग क्या करते हैं, आपस में चुनाव करते हैं, मेयर, महापौर, ये सब जो चुना जाता है, पार्षद जिसको बोलते हैं, पार्षद का चुनाव शहर में होता है। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय यानी शहर के लोगों के लिए स्थानीय निकाय दिया गया, जिसको नगर निगम कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज आया, और 74वां से शहरी स्थानीय निकाय का निर्माण हुआ। 73 नंबर पे संशोधन में ये आया, 74 नंबर संशोधन पे आपको ये देखने को मिला 74वां संविधान संशोधन से। तो ये आप समझ गए विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं। तो शक्ति को ले करके दूसरे नीचे वाले लोगों में भी बांटना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऊपर से शक्ति नीचे वाले लोगों को भी बांटना विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी एक वर्ड में, एक लाइन में बोलना चाहें तो शक्तियों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका संघवाद। संघवाद यानी संघ से रिलेटेड, जिसमें राज्य मिल करके एक संघ बनाता है, देश बनाता है, केंद्र बनाता है, वो दोनों मिल करके कैसे काम करता है वो यहाँ पर दिया गया कि यह होता है लिखित संविधान होता है, दोहरी सरकार होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है झगड़ा सुलझाने के लिए, और 3 सूची बनी होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके हिसाब से काम करता है। बस हो गया, संघवाद खत्म। लेकिन आपका जो अगला किताब, अगला एनसीईआरटी छोड़ करके जो बीटीबीसी का किताब है, उसमें आगे से ये चौथा टॉपिक से दिया हुआ है, तो इसीलिए हम दोनों लिख दिए यहाँ चैप्टर का नाम कि संघवाद भी आप हो सकता है या सत्ता में साझेदारी भी, दोनों का दोनों वही है। अगला देखिए यहाँ पे पंचायती राज के बारे में देखिए। पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय ढांचा। हमारे यहाँ पंचायती राज में क्या क्या है, पंचायत में 3 व्यवस्था है, 3 स्तर पर होता है। एक गांव स्तर पर मुखिया वाला होता है, 5 गांव, पंचायत के स्तर पर मुखिया होता है, एक ब्लॉक के लेवल पे होता है, एक जिला के लेवल पे होता है। आप तो मुखिया का ही नाम सुने होंगे, नहीं, मुखिया से भी ऊपर होता है एक ब्लॉक के लेवल पर, उसको प्रमुख कहते हैं या पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत का पूरे पंचायत का समिति। और एक होता है जिला लेवल पर, उसको जिला पार्षद बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को क्या दिया, 50% आरक्षण दिया। बिहार एक ऐसा राज्य है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, आपकी किताब में दिया हुआ ये बात है कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसने बिहार में महिलाओं को, मुखिया वाला इलेक्शन में देखते हैं कि नहीं, 50% महिला को आरक्षण दिया गया है कि अगर 100 मुखिया पूरे बिहार में खड़ा होगा तो 50 उसमें महिलाएं होगी, 50 उसमें क्या होगी, महिलाएं होंगी। तो बिहार जो है पहला राज्य ऐसा है जिसमें महिलाओं को 50% क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, और जगह पर नहीं दिया गया है। अगला देखिए, पहला आप देखिए त्रिस्तरीय ढांचा, ये 3 स्तर का ढांचा क्या है, तो एक तो ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर जिसका मुखिया प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है, इसका प्रमुख, पंचायत लेवल का प्रमुख कौन होगा, हेड कौन होगा, मुखिया होगा। पंचायत से ऊपर चलिए तो ग्राम पंचायत से ऊपर चलिएगा तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है, उसमें बहुत सारे पंचायत आते हैं, 10, 12, 15 जितना भी हो, जितना बड़ा पंचायत हो, जितना बड़ा ब्लॉक हो, तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत उसमें होते हैं। तो पंचायत से ऊपर होकर ग्राम पंचायत से ऊपर जाइएगा तो ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे पंचायत मिलकर के क्या करते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं। एक कोई आदमी होगा जो पंचायत समिति होगा, वो ब्लॉक में जा करके बैठेगा। मुखिया कहाँ बैठेगा, ग्राम पंचायत में, पंचायत का होगा, कोनो गाँव ऐसा होगा जो पंचायत में
होगा वो ग्राम पंचायत में, वो गांव होगा जहां पर मुखिया का बैठने का जगह होगा, बनाया गया होगा, तो वहां वो हो गया, गांव के स्तर पर बैठेगा। दूसरा पंचायत समिति, वो ब्लॉक में जाकर के बैठेगा, ब्लॉक जो होता है वहां पर पंचायत समिति के लिए बैठने की जगह की जाती है। और तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद ये जिला में जाकर के बैठेगा, तो जिला में बैठेगा मतलब जिला स्तर पर। इसका प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, या जिला पार्षद ही बिहार में बोला जाता है। ज़्यादातर बिहार में जो है जिला पार्षद बोला जाता है। अब पंचायत समिति को पंचायत समिति ही बोला जाता है। उसका मेन नाम है प्रमुख, मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष। तो मुखिया हुआ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति प्रमुख, और जिला परिषद को क्या कहते हैं, जिला स्तर वाले को अध्यक्ष कहते हैं। तो बिहार में लोग पंचायत समिति और जिला परिषद ही बोलते हैं और मुखिया बोलते हैं। तो ये है आपका पंचायती राज का 3 स्तर, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। यही 3 स्तर पर तीनों का चुनाव होता है और तीनों अपने हिसाब से काम करते हैं। यही पंचायती राज है, पंचायत हो गया। उसी तरह से शहर में भी है नगरीय शासन व्यवस्था, यानी नगर में जो शासन होता है, मुखिया जी क्या कहते हैं, गांव में ही होंगे। किसी शहर में, पटना में आप मुखिया जी को नहीं देखे होंगे। अगर पटना शहर में कोई मुखिया नहीं होता है, मुखिया गांव लेवल पे होता है। पटना एक शहर है तो वहाँ पर शहरी निकाय वाला काम चलता है, शहरी शासन व्यवस्था चलता है। वहाँ पर क्या है, तो नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। तो जैसे पटना हमारा नगर निगम है, तो वहाँ पर क्या, किसका चुनाव होगा, महापौर का चुनाव होगा, जिसको मेयर बोलते हैं हम लोग, महापौर। जैसे गांव में पंचायत के लेवल पर मुखिया का चुनाव होता है, उसी तरह से शहर में क्या होता है, तो महापौर का चुनाव होता है। नगर निगम जगह होता है, नगर निगम, अगर कोई शहर नगर निगम घोषित हो गया तो वहाँ पर महापौर का चुनाव होगा। तो गांव के लिए पंचायत का व्यवस्था है और शहर के लिए नगर निगम का। जैसा अगर बड़ा शहर है तो वहाँ नगर निगम होगा, कहते हैं ना, ये शहर नगर निगम घोषित हो गया, यानी वो बड़ा शहर है तो नगर निगम होगा। अगर उससे छोटा है तो नगर परिषद होगा। और अभी गाँव में था, कुछ दिन पहले डेवलप होकर के थोड़ा सा शहरीकरण हो रहा है उसमें, तो उसको नगर पंचायत बोलेंगे। पंचायतें हैं लगभग, थोड़ा सा डेवलप कर गया तो नगर पंचायत हो गया वो। तो पहले नगर पंचायत बनता है कोई शहर, फिर उसके बाद नगर परिषद बनता है वही शहर, और वही शहर में और एकदम शहरीकरण हो गया तो नगर निगम बना दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो नगर निगम जैसे ही बना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, महापौर का चुनाव होगा, वहाँ के हिसाब से अपना चलेगा शासन व्यवस्था। वहाँ वार्ड परिषद, इस तरह से चुनाव होते हैं। तो बड़े शहरों के लिए, जैसे कि पटना, वहाँ पर नगर निगम है, इसका प्रधान महापौर होता है। बस इतना ही याद रखना है, नगर निगम का प्रधान महापौर होता है। नगर निगम बड़े शहर के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद नगर परिषद मध्यम शहरों के लिए, उससे छोटे शहर हैं तो मध्यम शहर के लिए नगर परिषद होगा, उससे भी छोटे शहर हैं तो नगर पंचायत होगा। वैसे क्षेत्र जो गांव से शहर में बदल रहे हैं, मतलब गांव ही था, अब जो है थोड़ा सा शहरीकरण उसमें हो रहा है, डेवलप कर गया थोड़ा ज़्यादा, तो वो अब नगर पंचायत में घोषित हो जाएगा, आपका नगर पंचायत में घोषित हो जाएगा। पता करिए कि आपके अगल बगल के शहर कौन से नगर पंचायत बने हैं। अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे ऐसे शहर हैं जो इसको नगर पंचायत में दिया ही जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो आप पता करिए कि आपके अगल बगल में कौन से ऐसे शहर हैं जो नगर पंचायत बना है, कमेंट में लिखिए अगर आपको जानकारी है तो इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पर भी 3 ढांचा है। शहर में भी शहर की व्यवस्था को भी चलाने के लिए 3 व्यवस्था है। अगर बड़ा शहर है तो नगर निगम होगा, छोटा शहर है तो नगर परिषद, उससे भी छोटा है तो नगर पंचायत। उसी तरह से गांव में भी 3 तरह का व्यवस्था है। कौन कौन सा, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह के 3 व्यवस्था है। अब अगला देखिए, छठा टॉपिक है आपका सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप। ये कल भी हम आपको बताए थे। तो सत्ता में साझेदारी के 2 तरह से रूप हैं। एक क्षैतिज वितरण होता है, सत्ता में साझेदारी एक क्षैतिज रूप से दिया जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से दिया जाता है। ये कल भी हम आपको बताए थे कि क्षैतिज का मतलब होता है कि ऐसे ऐसी बंटवारा करिए। सरकार जो होते हैं 3 स्तर पर, मतलब कि आपको जो है एक क्षैतिज रूप से चलता है और एक ऊर्ध्वाधर रूप से चलता है। जैसे क्षैतिज रूप से यहाँ पर देखिए, ये हुआ विधायिका, ये हुआ कार्यपालिका और ये हुआ न्यायपालिका। ये एक लाइन में है। अगर कोई सरकार होगा तो वहाँ विधायिका होगा। जैसे राज्य सरकार के पास भी विधायिका है, विधान सभा जिसको बोलते हैं, विधायिका हुआ वो। कार्यपालिका के लिए भी है, उसके पास एसपी डीएसपी ये सब है, एसपी डीएम ये सब तरह की चीज़ें हैं। और न्यायपालिका भी है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय, और देश के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया आपको क्षैतिज वितरण। यहाँ पर अगर हम लोगों को सत्ता देंगे तो ये क्षैतिज वितरण हुआ। और ऊपर से नीचे की तरफ सरकार का वितरण होता है केंद्र, केंद्र से नीचे राज्य, और राज्य से नीचे लेकर के ये हो गया आपको केंद्र, ये हो गया राज्य, और ये हो गया आपको ग्रामीण लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ग्रामीण चीज़ें, ग्रामीण या स्थानीय निकाय जिसको बोल सकते हैं। जिसको अगर ओवरऑल एक शब्द में लिखें तो इसको स्थानीय निकाय बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपको, ये ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ। ये
और ये क्षैतिज हुआ। क्षैतिज लाइन उसको कहते हैं जो इस तरह से लाइन सोया सोया हो, और खड़ा खड़ा लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ये खड़ा खड़ा दिख रहा है तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। ये केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वितरण है। और ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्षैतिज वितरण है। तो दो तरह से वितरण होता है। सत्ता की साझेदारी जो होती है दो तरीके से होती है। अगर यहाँ साझेदारी दे रहे हैं आप, यहाँ पर आरक्षण दे करके लोगों को बिठा रहे हैं, तो ये सत्ता में साझेदारी ऊर्ध्वाधर रूप से हुआ। और यहाँ पर आरक्षण दे करके बिठा रहे हैं तो ये क्षैतिज वितरण हुआ, क्षैतिज साझेदारी हुई। विभिन्न लोगों को जो मार्जिनलाइज सेक्शन में है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है कि महिलाएं का, मान लीजिए विधानसभा में महिलाएं बहुत कम है तो आरक्षण दे दिया जाता है। जैसे पंचायत में 50% आरक्षण दे दिया गया, पीछे देखे हैं, क्योंकि महिलाएं नहीं आ पाती है। महिलाएं जब तक नहीं आएगा तो बहुत सारा बात जो है महिलाएं से संबंधित कल्याण का काम नहीं हो पाएगा, पुरुष अपने बारे में ही सोचेंगे। तो इसके कारण उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाता है। तो अगर यहाँ पे ऐसे साझेदारी देंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, क्षैतिज वितरण, और ऐसे देंगे साझेदारी तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसे मतलब कि ये क्या हो गया, देखिए एक लाइन में हमने डेफिनेशन लिख दिया है क्षैतिज वितरण का कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। कैसा वितरण, तो क्षैतिज वितरण। और इसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन का व्यवस्था क्या, तो ये मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, देखिए सब आपस में एक दूसरे को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे ये विधायिका है, अगर कोई गलत कानून बना दिया तो न्यायपालिका, कोर्ट उसको क्या कर देता है, रद्द कर देता है। अगर संविधान से हट करके, संविधान जो किताब है वो कहता है उसके हिसाब से जो कानून है, मतलब कि वो कहता है कि समता का अधिकार है, सारे लोग समान है। अगर कोई विधानसभा में या राज्य क्या कहते हैं केंद्र में, संसद में बना दिया जिसमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है लोगों को, किसी एक लोगों को ज़्यादा मिल रहा है या किसी को नहीं मिल रहा है, तो क्या कर देगा, न्यायपालिका उसको रद्द कर देगा, कहेगा ये संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है। संविधान में है समता, यानी सब बराबर हैं। ये कानून आपका क्या कर रहा है, समता को स्थापित नहीं कर रहा है, ये कानून आपका गलत है। हम इस आधार पर क्या करते हैं, आपके इस कानून को रद्द करते हैं। तो इस तरह से ये नियंत्रित और संतुलित करता है एक दूसरे को। न्यायपालिका को विधायिका, अगर न्यायपालिका कुछ गड़बड़ करेगा तो विधायिका उसको संतुलित करता है नया कानून बना के। अगर कानून बना, अगर गलत कानून बन गया तो उसको न्यायपालिका रद्द कर देती है। तो एक दूसरे को इस सब क्या करता है, संतुलित करता है। इसीलिए इतने लोगों को पावर दिया गया है कि ये कुछ गलती करे तो आप ठीक करिए, आप कुछ गलती करिएगा तो ये ठीक करेगा। इस तरह से नियंत्रण और संतुलन होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इसीलिए इस वितरण को क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, कि नियंत्रण भी करेगा और संतुलन बना के रखेगा। नहीं तो एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो जो मन होगा उसको करेगा, सही करेगा गलत करेगा उसके हिसाब से है, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, जो गलत लगेगा और वो अपने मूड पे है, उसके हिसाब से कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। अगर तीनों है तो कुछ गलत किया तो नियंत्रण हो जाएगा। तो इसीलिए इसको नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे वितरण, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय, सबसे ऊपर केंद्र, उससे नीचे राज्य और सबसे नीचे स्थानीय निकाय। तो इस तरह के बंटवारा को क्षैतिज बंटवारा, यदि ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कह रहे हैं। तो ये वितरण हम कल भी पढ़ाए थे आपको और आज भी पढ़ा रहे हैं। अगला है गठबंधन की सरकार। अगला है आप लोगों को गठबंधन की सरकार। अभी देखे हैं कि बिहार में या कहीं भी पूरे केंद्र में भी गठबंधन की ही सरकार चल रही है, यानी किसी एक आदमी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जैसे बिहार में देखिए 243 सीट है, यानी एक आदमी को मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने विधायक की जरूरत है, 243 सीट का मतलब क्या हो गया, बिहार विधानसभा में 243 सीट का मतलब है कि 243 विधायक चाहिए। 243 सीट का मतलब है 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर चुनाव होगा और 243 विधायक चुन करके आएंगे। तो आधा से ज़्यादा अगर आपके पास आ गया विधायक तो आप सरकार बना सकते हैं। तो 243 का आधा कितना हुआ, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, तो 122 का आंकड़ा होता है। अगर आपके पास 122 विधायक है तो आप क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी आधा से ज़्यादा हो गया, तो अगर आधा से ज़्यादा थोड़ा भी हो गया, एक भी विधायक आधा से ज़्यादा हो गया तो आप सरकार बना सकते हैं। तो 122 को विधायक जिसको मिल जाएगा, यानी मान लीजिए बीजेपी को मिल जाता है 122 विधायक टोटल का टोटल, तो वो किसी से गठबंधन करने की उसको जरूरत नहीं है। कोई किसी को ले लिया गठबंधन तो अलग बात है, लेकिन उसके पास स्पष्ट बहुमत है, वो खुद से क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है, क्योंकि उसके पास 122 विधायक अपने खुद पार्टी से जीत करके आ गए हैं। अगर नहीं आया, मान लीजिए बीजेपी से 80 आया, अभी उतना ही आया है, 85 या 87 भी विधायक जीत करके आए हुए हैं बीजेपी के, तो उतने विधायक आए, कुछ विधायक नीतीश कुमार के जीत के आए, कुछ विधायक इधर चिराग पासवान के जीत के आए। तो सब ने कहा कि क्या करते हैं, किसी को तो बहुमत है नहीं, कोई तो मुख्यमंत्री अपना बनाएगा नहीं,
तो सब मिल जाओ, और सब मिल करके क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो सब जोड़ देंगे, अगर 80 किसी के पास 50 है, सब जोड़ करके 122 से ज़्यादा जैसे ही हो गया तो वो सरकार बना लेगा। तो उसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। यानी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी 122 को सीट अगर किसी पार्टी को नहीं मिला तो वो क्या करेगा, गठबंधन करना चाहेगा। तो उसी को कहते हैं गठबंधन। अभी केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है। आप जानते हैं कि 240 सीट बीजेपी को मिला हुआ है, तो चाहिए कितना, 272 का आंकड़ा होता है। केंद्र में कितनी सीटें हैं, 543, तो 272 या 73, आधा कर लीजिएगा, आधा से एक बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उतना विधायक, उतना सांसद चाहिए संसद में बैठने के लिए, उतने मिले नहीं, तो स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, तो गठबंधन पे सरकार चलाना पड़ रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, आप सुनते होंगे अगर राजनीति में होंगे तो, दोनों मिलकर के सरकार। तो उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। जब स्पष्ट बहुमत न मिले सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन किया जाता है। जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है। अगर मान लीजिए सरकार बनाने के लिए 100 विधायक चाहिए, आपको 70 गो है, तो किसी दूसरे आदमी को बोलिएगा जिसके पास 35 को है, 30 को है, जितना है, तो कहिएगा आप कि तुम आ जाओ हमारे साथ, मिल जाओ, तो हम लोग कितने हो जाएंगे, 105 विधायक हो जाएंगे, दोनों आदमी मिल के सरकार बना लेंगे। मान लो हमारे पार्टी से एगो मुख्यमंत्री हो जाएगा, तुम्हारे पार्टी से उप मुख्यमंत्री दे देंगे हम तुमको, दोनों आदमी मिल करके सरकार चलाएंगे। तो इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं और समूहों की साझेदारी होती है। अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग विचारधारा होगा ही। अब पार्टी जो होती है अलग अलग विचारधारा की पार्टी होती है। कोई किसी की राजनीति करती है, कोई किसी की राजनीति करती है, कोई अलग जाति की राजनीति करती है, कोई अलग जाति की राजनीति। तो उसमें क्या करना पड़ता है, विभिन्न विचारधारा और समूह के लोगों को लेकर के चलना पड़ता है कि जिसके साथ हम गठबंधन किए हैं वो नाराज ना हो जाए, इसके कारण दोनों संतुलन बना करके आपस में चलता है। तो इस तरह से जो है गठबंधन की सरकारें हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है वो इतने ही थ्योरी को अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको जो है मार्क्स पक्का का जितना भी क्वेश्चंस आएगा वो यहीं से आएगा। इसके बाद जो चैप्टर में लिखा हुआ है सब समझने के लिए है, वो आप समझिए, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको इतना ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो इसी को आप बार बार रिवाइज करिए और रिवाइज करके एग्जाम देने के लिए जाइए। एग्जाम के दिन भी अगर इस तरह के नोट्स आपके पास हैं तो आराम से पूरे के पूरे रिवाइज कर सकते हैं। तो यही आप लोगों को कहना था, और लगातार रिवाइज करते रहिए। और फिर देखिए अगला चैप्टर आएगा पॉलिटिकल साइंस, यानी नागरिक शास्त्र का ही आपका अगला चैप्टर आएगा, उसका इंतजार करिए। उसके लिए आप क्या करिए, कल ही आएगा, रोज़ एक वीडियो आपको देखते होंगे कि मिल जाता होगा। अगर आप नए हैं तो पीछे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रोज़ वीडियो आपको मिल रहा है। तो चलिए, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।